बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इफ्लोरेसेंस एंड एग्जीक्यूशन दो फिनोमिनाज स्टडी करने वाले हैं, दो प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं। इफ्लोरेसेंस के बारे में जानेंगे एंड एग्जीक्यूशन के बारे में जानेंगे। टुडे आवर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या चीज़ है? इफ्लोरेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन आप उससे पहले देखिए कि जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ इफ्लोरेसेंस, उसके बैकग्राउंड पे ईंटों की बनी हुई एक दीवार है। इस बैकग्राउंड पे फोकस कीजिए। इस पे क्या दिखाया गया है? मैंने इस पे दिखाया है कि ईंटों की बनी एक दीवार है और उसके ऊपर साल्टिश लेयर्स बनी हुई हैं। वाइट कलर की लेयर बनी है कुछ ईंटों के ऊपर। ये वाइट कलर की अपीयरेंस क्यों नज़र आती है हमें? हमने बहुत सी देखा है कि घर बनते हैं, दीवारें बनती हैं और उसके कुछ अर्से के बाद ही ये जो है नमकियात की एक लेयर हमें नज़र आ रही होती है वाइट कलर की। लेकिन वाइट कलर की अपीयरेंस क्यों आती है? ये वाइट कलर की अपीयरेंस इफ्लोरेसेंस ही की वजह से आ रही होती है। अब हम समझेंगे इफ्लोरेसेंस है क्या। ये फिनोमिना हमें आम ज़िंदगी में नज़र आता है। जहाँ जहाँ ईंटों की दीवार बनती है या कोई भी अब सीमेंटेड भी दीवार बनती है, उसके ऊपर भी वाइट कलर का हमें एक कोट नज़र आता है, वाइट कलर की एक लेयर नज़र आती है, जिसको अमूमन हम कहते हैं कि ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन, वो उस मटेरियल की ईंटों की फॉर्मेशन के दौरान, ईंटों के बनने के दौरान जब उसकी फॉर्मेशन आ रही होती है, उस मटेरियल के अंदर कुछ ऐसा साल्टिश मटेरियल ऐड हो जाता है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। जब पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बनने के कुछ दिन के बाद इन्वायरमेंटल जैसे ही चेंजिंग उसे फेस करनी पड़ती है, ड्राई हो रही होती है वो वॉल। ड्राई होने के साथ साथ वाटर तो अवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अवेपोरेशन के पीछे वो छोड़ जाता है साल्ट, और ये साल्ट वाइट कलर का हमें कोट की सूरत में नज़र आता है उस दीवार के ऊपर। इसी फिनोमिना को हम समझते हैं और ये फिनोमिना अमूमन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी पे भी को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर उन्हें एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर ना करें, या फिर जब उसके जो है वाटर लॉस का फिनोमिना उसके अंदर देखा जाए, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना देखा जाए, वहाँ पर भी ये इफ़ेक्ट करता है। इसको जानने का मकसद क्या है हमारा, ये हम आगे स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले समझेंगे फ्लोरेसेंस खुद क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया वॉल्स के ऊपर, ईंटों के ऊपर वाइट अपीयरेंस दिखाई गई है। व्हाट इज़ इफ्लोरेसेंस का हम इसी से समझेंगे। इफ्लोरेसेंस इज़ द लॉस ऑफ वाटर और अ सॉल्वेंट। वाटर का लॉस हो या सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट का लॉस हो। इफ्लोरेसेंस इज़ अ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड साल्ट टू द एटमॉस्फेयर ऑन एक्सपोजर टू द एयर। किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है, हल हुआ होता है साल्ट, तो होगा क्या? इफ्लोरेसेंस इज़ अ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स में से वाटर जो है लॉस हो जाएगा फ्रॉम द हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड साल्ट्स टू द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑन अ एक्सपोजर ऑफ द एयर। कहाँ पे एवेपोरेट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा? एनवायरनमेंट में हो जाएगा। द वाटर विद द सॉल्ट नाउ हील्ड इन अ सॉल्यूशन migrate to the surface then evaporate leaving a coating of the salt। वाटर तो evaporate हो गया, देन जो उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट था उसका एक कोट ले जा रहता है, वो माइग्रेट होकर ट्रांसफ़र होकर सरफेस के ऊपर आ जाता है जिस भी मटेरियल के अंदर वो मौजूद है। वाटर evaporate हो गया, पीछे जो है लीविंग अ कोट ऑफ द सॉल्ट, वो पीछे एक कोट छोड़ जाता है, एक लेयर छोड़ जाता है, एक तह छोड़ जाता है सॉल्ट की एक तह रह जाती है, पीछे वाटर evaporate हो जाता है। क्योंकि वाटर उस सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ होता, जिस मटेरियल्स में हम जिस तरह ईंटों की फॉर्मेशन के दौरान में कोई ऐसा मटेरियल उसमें यूज़ हुआ जिसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ था। लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन के बाद जब वो बनी दीवार और ड्राई होने लगा, तो वाटर तो एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट हो गया, लेकिन पीछे जो उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ होता, सॉल्ट में नेचर नहीं थी कि वो एवेपोरेट हो सकता, तो इसने एक तह बना दी उस दीवार के ऊपर वाइट कलर की। लाइक एग्जांपल इसमें दी गई है जिप्सम दिखाया गया है, जिप्सम की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर। और ये जो वाइटिश कलर की लेयर्स पाउडर की एक तह नज़र आ रही है, आप समझें ये पीछे रह जाने वाला सॉल्ट मटेरियल है जो कि पानी के अंदर पहले हलशुदा था, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर अब ये वाटर एवेपोरेट हो गया और पीछे से वो सिर्फ साल्टिश लेयर छोड़ गया है दीवार के ऊपर। फ्लोरेसेंस को अगर हम जर्नली समझें क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को इस फिनोमिना को समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी। अब क्या है कि फ्लोरेसेंस को अगर हम समझें, फ्लोरेसेंस की मीन्स क्या है? फ्लोरेसेंस मीन्स टू फ्लावर आउट।
फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है फ्लावर आउट। इन अ फ्रेंच इज़ द माइग्रेशन ऑफ द सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द पोरस मटीरियल। माइग्रेशन का मतलब होता है कि मुंतकिल होना, जो साल्ट है, नमकियात, वो मुंतकिल हो जाता है पोरस मटीरियल की सरफेस के ऊपर, पोरस मटीरियल के ऊपर आ जाता है सॉल्ट मटीरियल ट्रांसफ़र होकर। वेयर इट फॉर्म्स अ कोटिंग, जहाँ पे वो एक तह बना देता है। कोटिंग मीन्स यहाँ पे एक तह बना देगा, उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। तो फ्लोरेसेंस का मतलब है फ्लावरिंग आउट, जिसको फ्रेंच में हम ले रहे होते हैं कि किसी भी पोरस मटेरियल की सरफेस के ऊपर साल्ट ट्रांसफ़र होके आ जाएगा और एक उस पर तह बना देता है। जैसे पीछे वॉल्स के ऊपर वाइट तह हमने देखी है, वाइट सॉल्ट की तह देखी है। फ्लोरेसेंस इज़ द लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड सॉल्ट टू द एटमोसफियर। फ्लोरेसेंस क्या है? फ्लोरेसेंस इज़ द लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड सॉल्ट टू द एटमोसफियर, so that the equilibrium is formed between the hydrated substance and the surrounding of atmosphere। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या बताया गया है? फ्लोरेसेंस जो है इज़ द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स क्रिस्टल से वाटर का निकल जाना, क्रिस्टल से वाटर का आप कहते हैं लॉस हो जाना। तो लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड सॉल्वेटेड और सॉल्वेटेड सॉल्ट, किसमें से? इस तरह के हाइड्रेटेड मटीरियल या पानी में हलशुदा जिसके सॉल्ट्स, उनके क्रिस्टल्स में से पानी का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एवेपोरेट हो जाएगा उनका वाटर, सिर्फ पीछे साल्ट रह जाएगा, ये पीछे सिर्फ साल्ट रह जाएगा। सो डेट एन इक्विलिब्रियम इज़ फॉर्म, और इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी वाटर इन्वायरमेंट के दरमियान में और उस प्रोडक्ट के दरमियान में जहाँ से वो एवेपोरेट हो रहा है पानी। द हाइड्रेटेड सब्सटेंस, इक्विलिब्रियम कहाँ पे क्रिएट होगी? इक्विलिब्रियम इज़ formed between the hydrated substance and a surrounding, okay, hydrated substance and surrounding atmosphere के दरमियान में इक्विलिब्रियम क्रिएट होगी। क्योंकि जब वाटर का कंटेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा और आपके इन्वायरमेंट में कम होगा, उस वक्त इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वाटर ज़्यादा है और आपके इन्वायरमेंट के अंदर नमी का तनासुब कम है, जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्रिएट करने के लिए क्या है? पानी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट कम है और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, देन आपकी प्रोडक्ट जज़्ब कर लेती है पानी को, क्योंकि उसके अंदर पानी कम है और बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। लेकिन अगर बाहर के इन्वायरमेंट में पानी कम है और अब जो है आपके पास जो प्रोडक्ट मौजूद है उसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है, देन वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, मुतवाज़न रखने के लिए उस माहौल को करती क्या है? वो अपना पानी इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती है। यहाँ पर भी यही बताया गया यहाँ पे, सो डेट एन इक्विलिब्रियम इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड अ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। फ्लोरेसेंस स्पॉन्टेनियसली लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, मीन्स वो सॉल्ट जिसके अंदर पानी मौजूद है, हाइड्रेटेड सॉल्ट विच अकर्स व्हेन अ इक्वस वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड इज़ ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपोरेशन इन अ एयर। किस सूरत में होगा? जब इक्वस वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड, इक्वस वेपर प्रेशर जो हाइड्रेटेड साल्ट का अगर ग्रेटर है, ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रेशर इन अ एयर के पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर से ज़्यादा है, देन ये फिनोमिना देखने में आता है। फ्लोरेसेंस को अगर हम एक्सप्लेनेशन इसकी समझें तो एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे कि दे आर लार्ज, हम कहते हैं द नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म। बहुत से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें पानी होता भी है और बाज़ दफ़ा ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि पानी एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर उनके अंदर पानी का कंटेंट कम है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी प्रोडक्ट के अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है और आपके एटमॉस्फेयर में कम होता है। डिफरेंट किस्म के फिनोमेनास देखे जाते हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं। इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर, अगर हम हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर की बात करें, इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर of molecules attached to the compound are called the water of crystallization। मीन्स अगर हम कहें कि इन
इन हाइड्रेटिव फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच टू द कंपाउंड आर कॉल्ड ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी कंपाउंड के साथ जो है पानी का मॉलिक्यूल अटैच होगा, देन हम ये क्रिस्टल्स के साथ पानी के साथ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कंपाउंड आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ अ वेपर एंड डेफिनेट वेपर प्रेशर। आपका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो वेपर्स रखता है, उसके अंदर बहुत से ऐसे नमी के बुखारात होते हैं, हम कैसे पानी के बुखारात होते हैं, नमी का तनासुब मौजूद होता है। हमारे इर्द गिर्द के जो फ़िज़ा है उसमें भी कुछ ना कुछ कंटेंट वाटर का मौजूद होता है, वो भी इसमें भी नमी मौजूद होती है, वेपर्स की सूरत में होती है, गैसियस फॉर्म में वाटर मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। तो वेपर जो है वो वाटर की गैसियस फॉर्म है। द सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ अ वेपर एंड डेफिनेट वेपर प्रेशर। अगर उसमें वेपर्स मौजूद हैं देन वो वेपर प्रेशर भी है, डेफिनेट वेपर प्रेशर भी मौजूद होता है। वेपर प्रेशर में जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो भी मौजूद है। ड्यू टू द वाटर इन अ एटमॉस्फेयर, किस वजह से? क्योंकि वाटर हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर वाटर की कंटेंट है, गैसियस फॉर्म में बेशक हो वो, तो गैसियस फॉर्म में तो देन वो वेपर्स फॉर्म है, मीन्स वाटर तो है हमारे इन्वायरमेंट में और वही वेपर प्रेशर क्रिएट करता है डेफिनेट किस्म का। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज़ ग्रेटर, अगर वेपर प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट में ग्रेटर है, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज़ ग्रेटर, अगर वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड सब्सटेंस ग्रेटर है देन द सराउंडिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर हाइड्रेटेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किससे? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से, देन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस लॉसेस वाटर, यानी कि क्योंकि उसके अपने अंदर पानी ज़्यादा है और आप उसके माहौल के इर्द गिर्द के माहौल के अंदर पानी का तनासुब कम है, देन वो अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको पानी देने की कोशिश करेगा, अपने एटमॉस्फेयर में पानी को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, देन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस लॉस द वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम लेस हाइड्रेट्स, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करनी है, तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करनी है, देन वो अपना पानी को इन्वायरमेंट में शामिल कर देगा और लेस हाइड्रस हो जाएगा। एंड टू मेक अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड द एटमॉस्फेयर। अब आपको ये फिनोमेना समझ में आया कि एक्सपेंशन एफ्लोरेसेंस का मकसद क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल करना चाह रही होती है एज़ कम्पेयर टू वो आप इन्वायरमेंट के। अगर इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट कम है और उस प्रोडक्ट में ज़्यादा है, उस सब्सटेंस में ज़्यादा है, देन वो अपना वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट करना चाह रही है वो। एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में अब देखें एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरेसेंस सब्सटेंस, बोरैक्स यहाँ पे दिखाया गया है, बोरैक्स हाइड्रेटेड सब्सटेंस दिखाया है, इसके साथ ही फिर डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दिखाई जिनके साथ 10 मॉलिक्यूल्स, सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिखाया एंड इसके साथ ही 10 मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं वाटर के। ये देखिए 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसका मैग्नीशियम सल्फेट है, 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हैं। H2O वाटर के मॉलिक्यूल को जाहिर कर रहा है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस को जाहिर करता है। देन हम ये कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के सारे 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, लूजेस 9 वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एंड देन बिकम कम्प्लीटली एनहाइड्रस। 9 मॉलिक्यूल्स वो अपना पानी के जो है दे देगा इन्वायरमेंट को एंड देन बिकम कम्प्लीटली एनहाइड्रस, और फिर वो बिल्कुल ही एनहाइड्रस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे ये देखिए ये फिनोमेना दिखाया गया है, इधर ये फिनोमेना दिखाया गया है जिसके अंदर ये शो हो रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर अटैच हैं, स्प्रिंग फ्लोरेसेंस का अमल हुआ और उन्होंने 9 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर दिए अपने अंदर से। 9 मॉलिक्यूल्स जब रिलीज़ कर देगा वो, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो रह जाएगा पानी का, उसके बाद वो कम्प्लीटली एनहाइड्रस हो जाएगा, कम्प्लीटली फिर वो एनहाइड्रस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए जैसे दिखाया गया कम्प्लीटली वो एनहाइड्रस हो गया, कम्प्लीटली एनहाइड्रस हो जाएगा। उस वाटर मॉलिक्यूल को, जो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स रहा है, उसको भी एनवायरनमेंट में देने के बाद। अब प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पे भी एक तस्वीर दिखाई गई है, वो भी आप देखिए। ये तस्वीर में दिखाया गया है फिनोमेना, जैसे अगर हमारे पास सब्सटेंस है उसमें वाटर कंटेंट भी मौजूद है और साल्ट भी, कोई सॉलिड साल्ट भी मौजूद हैं। अगर इक्वस ड्रॉपलेट्स ब्लू कलर से दिखाया है, अगर वाटर इससे रिलीज़ होगा, वाटर इससे रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ एरो है, मीन्स वाटर उससे रिलीज़ हो रहा है, देन इफ्लोरेसेंस का फिनोमेना यहाँ पे देखा गया है।
है और हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो एनहाइड्रस फॉर्म में हो सकता है। हम इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, इस फिनोमिना को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ फ्लोरेसेंस अगर हम कहें तो फ्लोरेसेंस आर लूज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्लोइंग वेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन से पानी के जो रिलीज़ हो जाता है पानी, उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएट आफ्टर द यूज़। आप जैसे ही इस्तेमाल करें उस प्रोडक्ट के कंटेनर को जल्दी से बंद कर दें। अगर आपने उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया तो जो इन्वायरमेंट है वो उस पर इफेक्ट करने लगेगा और वो फ्लोरेसेंस का फिनोमिना स्टार्ट कर देगा। तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है फ़ौरन से कंटेनर को बंद कर देना है, अदरवाइज फ्लोरेसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसमें। बाय फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो दैट नो स्पेस ऑफ एयर स्टोरेज इज़ अवेलेबल अबव द लिक्विड इन अ कंटेनर। जब आप फिल कर रहे हैं उस कंटेनर को, ड्यूरिंग फिलिंग प्रोसेस जब आप फिल कर रहे हैं कंटेनर को, तो उसके ऊपर इतने एयर स्टोरेज की स्पेस ना रखें या एयर स्टोरेज ना होने दें उसके अंदर, अदरवाइज़ क्योंकि एयर जाएगी देन यही फिनोमिना दोबारा से क्रिएट होने लगेगा। फिलिंग ऑफ द कंटेनर कम्प्लीटली सो डैट नो स्पेस ऑफ द एयर स्टोरेज इज़ अवेलेबल अबव द लिक्विड इन अ कंटेनर। अगर लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप एयर स्टोरेज की स्पेस ना छोड़ें, अदरवाइज फ्लोरेसेंस होने का खदशा हो सकता है। इस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रिवेंट कर क्यों रहे हैं फ्लोरेसेंस से? ताकि हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ी रहे, स्टेबल रहे जब तक वो कंज्यूमर इस्तेमाल ना कर ले। अगर फ्लोरेसेंस का फिनोमिना हो गया तो हो सकता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचे, उसकी अपीयरेंस को नुकसान पहुंचे। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ईंटों से बनी दीवार है, अब ईंटों से बनी दीवार पर अगर वो लेयर आ जाती है तो वो एक अच्छा अपीयरेंस नहीं देती, एक अच्छा अपीयरेंस नहीं दे रही होती। मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे मटेरियल में कोई ख़राबी थी। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होते हैं। इसी तरह अगर प्रोडक्ट में ये देखने में आएगा किसी भी प्रोडक्ट में, देन कंज्यूमर यकीनन उसकी स्टेबिलिटी पे सवाल उठाएगा। तो इसलिए हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये फिनोमिना अमूमन देखने में ना आए। तो हम क्या करेंगे? बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएट आफ्टर द यूज़, फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो डेट नो स्पेस ऑफ द एयर स्टोरेज अवेलेबल अबव द लिक्विड इन अ कंटेनर। इसके अलावा हम क्यों प्रिवेंट करना चाह रहे होते हैं? इसलिए भी प्रिवेंट करना चाह रहे होते हैं अगर बहुत ज़्यादा वाटर मॉल कंटेंट जो है इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है, देन कंपोजिशन भी चेंज हो सकती है प्रोडक्ट की। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो कि इसमें वाटर कंटेंट हो, उस केमिकल की रिक्वायरमेंट हो कि इसमें वाटर कंटेंट हो, देन वो एक्टिविटी शो करेगा। अगर फ्लोरेसेंस का फिनोमिना हो गया और उसने वाटर सारा का सारा रिलीज़ कर दिया, देन उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी केमिकल कंपोजिशन दोनों ही चेंज होने का ख़तरा है। इसलिए हमें फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को प्रिवेंट करने के लिए जो है इस तरह के कंटेनर यूज़ करते हैं कि या तो इमीडिएट उस कंटेनर को यूज़ करने के बाद हम टाइटली बंद कर दें, या फिर उसके ऊपर इस तरह की स्पेस ही ना छोड़ें कि ये फिनोमिना एयर वहाँ जाके स्टोर हो, ये फिनोमिना स्टार्ट हो। ये इस आगे हम चलते हैं। एक और प्रोसीजर है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन क्या चीज़ है? एग्जीक्यूशन अमूमन कहते हैं एग्जीक्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय हीटिंग एंड मेकिंग दैम लेस हाइड्रस और एनहाइड्रस। एग्जीक्यूशन में भी इसी तरह फ्लोरेसेंस की ही तरह वाटर तो रिमूव हुआ, लेकिन वाटर रिमूव करने के लिए हीट का प्रोसीजर अप्लाई हुआ है, हीट प्रोसेस अप्लाई हुआ है। तो एग्जीक्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय हीटिंग। हीटिंग के प्रोसेस को अप्लाई करते हुए ये फिनोमिना देखने में आया है। एंड मेकिंग दम लेस हाइड्रस और एनहाइड्रस। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर पानी का कंटेंट कम होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, या फिर एनहाइड्रस भी हो सकते हैं, पानी यानी कि बिल्कुल ही रिलीज़ हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट में से। लेकिन यहाँ पे हीटिंग का अमल होगा, एग्जीक्यूशन में हीटिंग का अमल होगा। हम कह सकते हैं ये हीट प्रोसेस है एग्जीक्यूशन। जबकि हम पहले जब फ्लोरेसेंस देख रहे थे उसमें हीट फिनोमिना नहीं होता, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए वो एनवायरनमेंट खुद ही रिलीज़ कर रहा था, चाहे उसे हीट मिले या ना मिले, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो सारा काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हीट प्रोसेस अप्लाई है बाय हीट के ज़रिए। जैसे ही हीट मिलती है इस प्रोडक्ट को तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है और हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है लेस हाइड्रस हो जाएंगे या फिर एनहाइड्रस हो जाएंगे। इसे हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ रिमूव्ड बाय हीटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं बाय हीटिंग
इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट हाइड्रेटेड मटीरियल्स इनटू द अनहाइड्रेटेड मटीरियल्स। हम हाइड्रेटेड मटीरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं अनहाइड्रेटेड मटीरियल्स में, मीन्स पानी रिलीज़ हो गया और हाइड्रेटेड मटीरियल उसमें पानी मौजूद है। हाइड्रा अमूमन पानी को ज़ाहिर कर रहा होता है, हाइड्रेटेड मटेरियल में पानी मौजूद है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा अनहाइड्रेटेड मटेरियल्स में ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एग्जीकेशन, अगर इस पर हीट अप्लाई की जाए। आफ्टर द रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल द ऑब्टेन्ड मटेरियल इज कॉल्ड एग्जीकेटिव मटेरियल। इसके बाद जो मटेरियल हमें हासिल होगा वो एग्जीकेटिव मटेरियल कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखाई है मैग्नीशियम सल्फेट की, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके साथ ही 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हुए हैं, 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, लेकिन जैसे ही इसे हमने हीट दिया तो हीट देने के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो था मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे ये हमें अनहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हमें हासिल हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एग्जीकेशन के प्रोसेस से आया है, क्योंकि इसके अंदर हीट फिनोमेना अप्लाई हुआ है। अगर प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करेंगे हम, इसके लिए प्रोसीजर टेक मटेरियल इन अ चाइना डिश। लैब के अंदर अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम एक चाइना डिश लेंगे एंड हीट इट, उसे हीट करेंगे, उस पर हीट अप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी बर्नर के ऊपर रख देंगे या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे हम उसे हीट दे सकते हो। वेरियस मेथड ऑफ हीटिंग इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में बहुत से मेथड ऑफ हीटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट डायरेक्टली ऑन आगाज़, या तो आप डायरेक्टली हीट का प्रोसीजर अप्लाई करें, या हीट इन अ वाटर बाथ के ऊपर रखते हुए है ना उसे हीट अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं। द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज अवेपोरेटेड एंड एग्जीकेटेड मटेरियल्स रिमेन इन अ चाइना डिश। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेपोरेट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो होगा एग्जीकेटेड मटेरियल्स चाइना डिश के अंदर रह जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, समझिए ये हमने यहाँ पे जब हीट फिनोमेना कर लिया, हमने इसे पहले चाइना डिश में ट्रांसफ़र किया, चाइना डिश में हीट फिनोमेना हो गया यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास मटेरियल रह गया वाटर का एवेपोरेट होने के बाद, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एवेपोरेट होने के बाद। एग्जीकेशन के बारे में अगर थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएँ, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएँ, तो हम देखते हैं कि एग्जीकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय द हीटिंग एंड मेकिंग दम लेस हाइड्रस और अनहाइड्रस। ये हमने डेफिनेशन के तौर पर ले लिया। देन अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, द एग्जांपल्स ऑफ एग्जीकेटेड सब्सटेंस इंक्लूड एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट। जैसे एग्जांपल्स अगर हम दें कौन कौन से सब्सटेंस में ये देखने में आता है अमूमन, द एग्जांपल्स ऑफ एग्जीकेटेड सब्सटेंस इंक्लूड एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट, एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट हो, एग्जीकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, एग्जीकेटेड सोडियम सल्फेट, एग्जीकेटेड हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, एग्जीकेटेड एलम एंड एनहाइड्रस सोडियम आर्सेनेट। ये तमाम कंपाउंड्स हैं जो इसके नतीजे में बन रहे होते हैं या इनके अंदर ये फिनोमेना देखने में आता है। इन अ लेबोरेटरी एग्जीकेटिंग मे बी कैरिड आउट बाय द टेकिंग अ वेइंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज अ रेड डिश विच इज़ हीटेड ऑन वाटर बाथ, सैंड बाथ और इन एन ओवन। आप कोई भी हीट प्रोसीजर इस पर अप्लाई करते हुए, चाइना डिश लें, रेड डिश लें, वो लिया हमने वाटर बाथ पे आप हीट करें या सैंड बाथ पे या फिर अवन के अंदर, विथ कंटिन्यूस स्टेयरिंग अंटिल द कांस्टेंट वेट इज़ ऑब्टेन्ड, तो अंटिल द कैलकुलेट द लॉस ऑफ वाटर हैज़ टू बी टेकन आउट। तो जैसे आप हीट अप्लाई करेंगे, हीट की वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, नीचे आपके पास एनहाइड्रस सब्सटेंस बाकी बचेगा, एग्जीकेटेड कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। कैसे होगा ये फिनोमेना? द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट अप्लाई हो रही है तो टेम्परेचर मैटर करता है इसमें। तो टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, अगर हम कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 जिसे हम कह रहे थे कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वाटर के, 5 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं समझ लें वाटर के। व्हेन हीटेड एट अबाउट 30 सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही हम उसे 30 सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं, उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड लेके जाते हैं, लॉस द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो हैं रिलीज़ हो जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे 30 सेंटीग्रेड पे। एट 100 सेंटीग्रेड इट लॉस 2 मोर मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं पानी के इसके साथ, इस सब्सटेंस के साथ, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया, देखिए 5 मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर सल्फेट के साथ 30 सेंटीग्रेड पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स पानी के
रिलीज़ हैं, जबकि 100 सेंटीग्रेड पे अगर हम कहते हैं कि 100 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड पर मज़ीद 2 हो जाएंगे। इट्स मीन टोटल 4 हो गए। 2 30 सेंटीग्रेड पे हुए थे और 2 ही 100 सेंटीग्रेड पे हो गए। 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो गए अब तक। एंड द लास्ट वाटर मॉलिक्यूल, अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का रह गया है। इस एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब हम फर्दर हीट अप्लाई करेंगे, वो हीट 200 सेंटीग्रेड हो सकती है, 200 सेंटीग्रेड तक हम हीट अप्लाई करेंगे, देन वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं व्हेन इट इज़ हीटेड एट 200 सेंटीग्रेड थस फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट, हम कहेंगे कि कॉपर सल्फेट के हमें हासिल होगा। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट हमें हासिल होगा जब हम 200 सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे। इसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने नेक्स्ट अभी स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन आप देखिए पहले स्टेज पे यहाँ पर 30 सेंटीग्रेड अप्लाई हुआ था, ठीक है, 30 सेंटीग्रेड तक हमने गर्म किया था। यहाँ पर हमने इसको 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया था, ठीक है। हम कह सकते हैं 100 सेंटीग्रेड तक हमने गर्म किया। देन यहाँ पे हमने इसे 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, तो हमें हमारे पास तमाम वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो गए। सिमिलरली फेरस सल्फेट, यही फिनोमिना हम देखने में आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में समझाया, मैं आपको 1 बाय 1 समझाती हूँ। ये सिमिलर फिनोमिना फेरस सल्फेट में भी देखने में आता है। FeSO4 7 मॉलिक्यूल इसके साथ वाटर के अटैच हैं, 7H2O 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं इसके साथ। तो फेरस सल्फेट में जब 7 मॉलिक्यूल इसके साथ वाटर के अटैच होंगे, इसे जैसे ही हम हीट करेंगे, व्हेन हीटेड ऑन अ वाटर बाथ लूज 6 मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगा, 7 मॉलिक्यूल्स में थे, लेकिन जैसे ही इसे हीट मिलेगी ये अपने 6 मॉलिक्यूल पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज़ कर देगा, लूज़ कर देगा। बट व्हेन फर्दर हीटेड, लेकिन फिर अगर हम उसे मज़ीद हीट करें, 6 मॉलिक्यूल तो इसने रिलीज़ कर दिए, अगर हम उसके बाद उसे फर्दर हीट करें, बट व्हेन फर्दर हीटेड टू रिमूव लास्ट मॉलिक्यूल, तो आखिरी जो मॉलिक्यूल इसमें होगा वो भी रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, हम इसलिए ये कह रहे हैं कि सिमिलर फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के साथ अटैच है, व्हेन हीटेड ऑन वाटर बाथ लूज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट व्हेन फर्दर हीटेड टू रिमूव लास्ट मॉलिक्यूल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। तो hence ferrous sulfate with 1 molecule of water of crystallization is called excited ferrous sulfate। यहाँ पे ये फिनोमिना दिखाया गया। पहले इसमें आप ये समझिए, पहले हमने किया हमारे पास 7 मॉलिक्यूल्स थे फेरस सल्फेट के, इसे हीट किया। हीट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ हासिल हुई है हमें, उसमें एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल का हम इसे क्या देंगे, एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट है हमारे पास। अगर हम इसको भी फर्दर हीटअप करें, इस प्रोडक्ट को भी फर्दर हीटअप करें, हम हीट कर रहे हैं उसे फर्दर, देन हमारे पास वो जो एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का वो भी रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन की तरफ चली जाएगी, मीन्स प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाएगी। अब हमने जो पहला फिनोमिना कॉपर सल्फेट का समझा था कि 300 के ऊपर इतने मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, 100 पे फिर फर्दर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे। यही फिनोमिना देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले इक्वेशन के अंदर कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं। जब 30 सेंटीग्रेड तक इसे हीट अप किया जाएगा, इसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड तक लेके जाया जाएगा, तो कॉपर सल्फेट से कि 5 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, एवेपोरेट हो जाएंगे, और उसके पास सिर्फ 3 मॉलिक्यूल पानी के बचेंगे। कॉपर सल्फेट के पास आप देख रहे हैं सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल पानी के हैं। यहाँ पर ये देखिए 3 मॉलिक्यूल पानी के हैं, जबकि पहले इसके पास 5 मॉलिक्यूल थे पानी के। मीन्स 30 सेंटीग्रेड तक जब हीटअप किया, 30 सेंटीग्रेड तक जब हीटअप किया तो हमें मिला कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के रिलीज़ हो गए। अब सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप पे जब हम देखते हैं सेकंड वाले स्टेप पर, तो देखिए यही वाली प्रोडक्ट जब हमने इसको फर्दर हमने हीट किया, यहाँ पे फर्दर हमने हीट किया इसे 100 सेंटीग्रेड तक, 100 सेंटीग्रेड तक। पहले हमने इसे 30 सेंटीग्रेड तक हीट किया था, पहले हमने 30 सेंटीग्रेड तक, अब 100 तक कर रहे हैं। अब इधर से भी फर्दर 2 मॉलिक्यूल जो हैं पानी के रिलीज़ हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बचेगा कॉपर सल्फेट के साथ पानी का। 1 मॉलिक्यूल हमारे पास कॉपर सल्फेट का बचेगा। अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और फर्दर इसे हीट करेंगे
200 सेंटीग्रेड तक अगर हम इसे हीट करते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को हम 200 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, देन हमारे पास जो है एंड के अंदर जो प्रोडक्ट बचती है उसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि कॉपर सल्फेट हमारे पास बाकी बचेगा। 200 सेंटीग्रेड के बाद तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है पानी के वो रिलीज़ हो जाएंगे एनवायरनमेंट में 200 सेंटीग्रेड के बाद। अगर हम 200 सेंटीग्रेड अप्लाई कर लेते हैं, हम ये कह सकते हैं एक्जिकेटेड साल्ट आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक। अभी हमारे पास एक्जिकेटेड साल्ट हासिल हो गया, ये जो हमारे पास हासिल हुई है प्रोडक्ट, ये एक्जिकेटेड साल्ट है। एक्जिकेटेड साल्ट अगर हम कहें कि एक्जिकेटेड साल्ट जो है आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है ये साल्ट। सो मस्ट बी स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर, क्योंकि इसमें से पानी रिलीज़ हो चुका है और कोई भी मॉलिक्यूल इसके पास नहीं है। अब ये क्या चाहेगा, जब हम इसे स्टोर करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास अब पानी कम हो गया है और इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है, क्योंकि इसने तमाम का तमाम इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया। अब इसके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है पानी का, तो इसे जहाँ पे भी पानी अब नज़र आएगा, इन्वायरमेंट में नमी महसूस होगी, तो ये कोशिश करेगा कि अब प्रोडक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में इस फिनोमिना को रोकने के लिए कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो पानी या एब्जॉर्ब ना हो, हम एक ही सोल्यूशन अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग पैकेजिंग। अगर कोई हम एक्सिपिएंट डालें इसके लिए वो एक अलग फिनोमिना है, लेकिन अगर पैकेजिंग के दौरान हमने क्या ख्याल करना होता है, इस तरह की प्रोडक्ट में पैकेजिंग के दौरान हमने उसे स्टोर करना होता है टाइट कंटेनर में। पैकेजिंग के दौरान टाइट कंटेनर में यूज़ करेंगे। अगर एक्सिपिएंट्स को यूज़ करें, एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं इस फिनोमिना को रोकने के लिए, तो वो एक दूसरी कंपोजिशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन पैकेजिंग में हमने टाइट कंटेनर लेने हैं ताकि हम मेंटेन रख सकें, स्टेबल रख सकें अपनी प्रोडक्ट को। तो हमारी कोशिश होगी हम टाइट कंटेनर लें ताकि हाइग्रोस्कोपिक फिनोमिना को हम कंट्रोल कर सकें। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है इसकी? एग्जीक्यूशन इज़ डन टू गेट एनहाइड्रस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टन मेडिकामेंट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मेडिकामेंट्स के जब हमें एनहाइड्रस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हम एग्जीक्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें एनहाइड्रस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम खुद ये फिनोमिना अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह इट इज़ आल्सो कैरिड आउट टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ द सर्टन ड्रग्स। ये अमूमन हम रिड्यूस करने के, बल्कनेस रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये फिनोमिनाज। डेट कैन बी इजीली एडमिनिस्ट्रेट, ताकि वो इजीली एडमिनिस्ट्रेट हो सके। ज़्यादा बल्क वाली अमाउंट उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में मुश्किल पैदा हो रही है, तो रिड्यूस करने के बल्कनेस, किसी भी बल्कनेस एंड वेट ऑफ सर्टन ड्रग्स को रिड्यूस करने के लिए हम अमूमन ये फिनोमिना अप्लाई करते हैं। जनरली ऑन एग्जीक्यूशन अ फाइन पाउडर ऑफ द सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। फाइन पाउडर्स में अमूमन पाउडर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पानी से, या फिर नमी उनमें आ जाए तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग को भी इंक्रीज़ करने के लिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि अगर नमी होगी तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर था, आप लोगों को समझ में आएगा। 2 फिनोमिनास हमने किए, दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रिलीज़ होने का, रिमूव होने का जिक्र आया दोनों इसमें, लेकिन एक में हीट प्रोसीजर अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन में, दूसरे में अमूमन इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए वो खुद ब खुद रिलीज़ कर रहा होता है। जब उस पर हीट अप्लाई ना भी हो, फिर भी वो वाटर एनवायरनमेंट के साथ अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फिनोमिना अप्लाई करता है, वो है फ्लोरेसेंस, जबकि एग्जीक्यूशन में हीट अप्लाई की जाती है। ठीक है, दोनों फिनोमिना अमूमन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटीज़ को, पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाए इन फिनोमिनास की बेस पर, तो हम एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो ये फिनोमिनास अप्लाई कर लेते हैं हम फॉर्मुलेशन के दौरान में, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के दौरान। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।